हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग गुलाम वंश पढ़ रहे थे और गुलाम वंश में हम लोग बलबन के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी चीज़ें बलबन के बारे में बची थी तो वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर बलबन के बाद कौन से इसके उत्तराधिकारी आते हैं, वे शासन करते हैं दिल्ली सल्तनत पर, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये गुलाम वंश आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बलबन के प्रशासनिक सुधार और एकता व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल कब से कब तक था, 1266 से 1287 लगभग, एक महत्वपूर्ण शासक था जिन्होंने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। उनके शासनकाल में एकता प्रथा में व्यापक सुधार किए गए जो केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। अब देखते हैं एकता प्रणाली में क्या क्या सुधार हुआ बलबन के समय में। तो जैसे अधिशेष राजस्व नीति क्या रही, बलबन ने आदेश दिया कि एकता से प्राप्त अधिशेष राजस्व सीधे सुल्तान के कोषागार में भेजा जाए। तो एकता व्यवस्था हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब मैं पूरा राजनीतिक इतिहास पढ़ा दूंगा तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि एकता व्यवस्था क्या थी। फिलहाल आप ये जानिए, एकता व्यवस्था क्षेत्रों को बांटने की एक प्रथा थी। जैसे जो शासक है, सुल्तान है, वो पूरे क्षेत्र पर कंट्रोल नियंत्रण नहीं रख सकता, तो उसने क्या किया था, अपने क्षेत्रों को प्रांतों में बांट दिया था। उसी प्रांत को एकता कहते हैं। आप इतना जानिए, बाद में इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जो एकता होता था, इक्तेदार होता था, यानी एकता की रखवाली करने वाला, वहाँ का शासन प्रशासन करने वाला इक्तेदार होता था। तो वह वहाँ से राजस्व वसूल करता था, टैक्स वसूल करता था और अपना खर्चा चलाता था। वहाँ पे जो सैनिक नियुक्त होते थे उनका खर्चा चलाता था। फिर जो बची हुई राशि होती थी उसको केंद्र में भेजने का आदेश दिया था बलबन ने। बलबन ने कहा इक्तेदारों से कि आप अपना खर्चा चलाइए, अपने सैनिकों को वेतन दीजिए, अपना वेतन लीजिए, प्रशासन में जितना खर्चा लगता है वो सब कीजिए, लेकिन जो अधिशेष बच जाता है खर्चा करने के बाद उसको आप केंद्रीय कोषागार में जमा कीजिए। इस नीति से केंद्रीय सत्ता की वित्तीय स्थिति क्या हुई, मजबूत हुई और इक्तादारों की स्वतंत्र शक्ति पर अंकुश लग गया। यानी जो इक्तादार होते थे अब वे स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पैसे का घोटाला नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ पैसा तो अब केंद्र में जमा ही करना पड़ेगा। तो ये एक नीति अपनाई। फिर दूसरा है दीवानी नियंत्रण प्रणाली। 1279 में बलबन ने ख्वाजा नामक एक विशेष दीवानी अधिकारी की नियुक्ति की जो इक्तदारों पर कड़ी निगरानी रखता था। यह अधिकारी इक्तदारों की आय का सटीक आकलन करता था और विस्तृत लेखा रिकॉर्ड रखता था। यानी कि भाई, अब वैसे तो अगर देखा जाए तो इक्तदार जो है वो तो कुछ कोई भी रकम भेज सकता है, छोटी सी रकम भेज दे और बता दे कि हाँ इतना ज़्यादा खर्चा हो गया। यानी मान लीजिए इक्तदार ने 100 रुपये कमाए और उसका खर्चा हो रहा है मात्र 40 रुपये, या मान लीजिए 60 रुपये खर्चा हो रहा है, तो इस हिसाब से 40 रुपये तो केंद्र में भेजना चाहिए। 60 खर्चा हो गया तो 40 भेजना चाहिए। लेकिन इक्तदार क्या करते हैं, वे क्या कह देते हैं सुल्तान को कि 90 रुपये मेरा खर्चा हो गया। यानी 100 रुपये कमाए हैं और झूठ में बता देते हैं 90 रुपये खर्चा हो गया, 10 रुपये जो है केंद्र को भेजते थे। तो ये तो गड़बड़ हो गया। वास्तव में खर्चा कितना हो रहा है, 40, तो 30 रुपये घोटाला हो रहा है। तो इस पर नियंत्रण रखने के लिए दीवानी नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई थी बलबन के द्वारा। यानी एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। ये इक्तदारों पर कड़ी निगरानी रखता था कि भाई इक्तदार बेईमानी ना कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उत्तराधिकार पर प्रतिबंध। बलबन ने एकता को अपने उत्तराधिकारियों को स्थानांतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस कदम से इक्तदारों में वंशानुगत शक्ति का विकास रुका और केंद्रीय सत्ता बढ़ी। एक दूरदर्शी निर्णय था जिसने सामंती प्रवृत्ति को कमजोर किया। अब इसको क्या कैसे समझेंगे, देखिए, जो इक्तदार होते थे वो अपनी एकता अपने आने वाले वंश को सौंप देते थे, यानी अपने पुत्रों को सौंप देते थे। तो इससे क्या हुआ, ये वंशानुगत हो गया, यानी एक के बाद एक चलता रहता था। लेकिन बलबन ने क्या किया, इस प्रथा को समाप्त कर दिया, इस पर रोक लगा दी कि भाई अब ये उत्तराधिकारी वाला सिस्टम नहीं रहेगा। अब देखते हैं बलबन द्वारा प्रशासनिक विभाग में क्या क्या सुधार किया गया। तो सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और
चीज़ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। दीवान बरीद, इसको गुप्तचर विभाग कहते हैं। इसकी स्थापना की थी बलबन ने। खुफिया एजेंसी जैसे नहीं होता है, खुफिया एजेंसी चुपके से सूचनाओं को प्राप्त करती है और फिर राजा तक पहुंचाती है, तो ऐसे ही दीवान बरीद था जिसको गुप्तचर विभाग कहते हैं। और बलबन ने दिल्ली के इतिहास में पहली बार एक व्यवस्थित गुप्तचर विभाग की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य सामंतों एवं अमीरों की गतिविधियों पर नज़र रखना था। यानी जो अमीर होते थे, सामंत होते थे, वे कहीं विद्रोह न कर दें या शासन प्रशासन में दुरुपयोग ना करें, किसी को सताएं ना, आम जनता को सताएं ना, शासन प्रशासन सही से चले। इस उद्देश्य से बलबन ने क्या किया था, दीवान बरीद की नियुक्ति की थी। इसका काम ही यही था कि अमीरों पर और सामंतों पर निगरानी रखना। यह विभाग सुल्तान को नियमित रूप से सूचनाएं प्रदान करता था, जिससे किसी भी विद्रोह या षड्यंत्र की जानकारी समय पर मिल सके। भाई अमीर या जो सामंत होते थे यही विद्रोह करके और सुल्तान को बदल देते थे, एक सुल्तान को हटा देते थे, दूसरे को गद्दी पर बैठा देते थे। तो बलबन इस मामले में बहुत सजग था। उसने क्या किया, इन पर नियंत्रण रखने के लिए दीवाने बरीद एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की। गुप्तचरों का जाल पूरे साम्राज्य में फैला हुआ था और वे अमीरों, सामंतों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की प्रतिदिन की गतिविधियों पर रिपोर्ट करते थे। इस प्रणाली ने बलबन को साम्राज्य पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं दीवाने अर्ज, ये सैन्य विभाग था। तो एक सैन्य विभाग की भी स्थापना की थी बलबन ने। याद रखिएगा, दीवाने अर्ज, इसको सैन्य विभाग कहते हैं। इसकी भी स्थापना बलबन ने की और इमादुल मुल्क, जिनको अहमद अयाज कहते हैं, इनको सेनाध्यक्ष नियुक्त किया। इस विभाग के गठन से सेना का संगठन अधिक सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत हो गया। अब इसका काम क्या था, ये जो विभाग था, सैन्य विभाग था, इसका काम क्या था, सैनिकों की भर्ती करना, ठीक है, वेतन वितरण, सैन्य उपकरणों की व्यवस्था और युद्ध की तैयारियों का प्रबंधन करना। इस सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था के कारण बलबन आंतरिक विद्रोहों को कुचलने और बाहरी आक्रमणों से साम्राज्य की रक्षा करने में सफल रहा। अब देखते हैं मंगोल आक्रमण से सुरक्षा और सीमा प्रबंधन। तो मंगोल मध्य एशियाई जनजाति थे, बर्बर जनजाति थे, और ये बीच बीच में आक्रमण करते रहते थे, सुल्तानों को परेशान करते रहते थे। बलबन के समय में भी इनका आक्रमण हुआ और कैसे बलबन ने इनका सामना किया, कौन कौन सा काम किया इनको रोकने के लिए, कौन कौन से उपाय किए, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सीमा विभाजन योजना, बलबन ने क्या किया, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को दो भागों में विभाजित कर दिया। क्योंकि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला जो खुला इलाका है, उधर से ही आक्रमणकारी आते थे। तो बलबन ने क्या किया, उसको दो भागों में बांट दिया। एक सुनम, समाना और उच्च का प्रांत अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को सौंप दिया। याद रखिए, स्थान के नाम है सुनम, समाना और उच्च। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो वहाँ किसको नियुक्त कर दिया, अपने बेटे बुगरा खां को, ये छोटा पुत्र था, और मुल्तान, सिंध और लाहौर की जिम्मेदारी बड़े पुत्र मोहम्मद खां को सौंप दी। शहजादा मोहम्मद इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहली रक्षा पंक्ति कुछ ये इस प्रकार थी, ठीक है। सुनम, समाना और उच्च। यहाँ पे कौन नियुक्त हो गया, यहाँ पे हो गए बुगरा खां। अब मान लीजिए मंगोल सेना इनको हरा के आगे बढ़ती है, तो एक दूसरी पंक्ति मिलेगी, और यहाँ ये तीन क्षेत्र हैं, लाहौर, मुल्तान और सिंध। यहाँ पे कौन बैठा है, शहजादा मोहम्मद बैठा। तो दो लाइनें तैयार कर दी, दो बाउंड्री, दो सीमाएं तैयार कर दी, और दोनों पर अपने बेटों को बैठा दिया। अब मंगोलों से लड़ते हुए शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी 1286 में। तैमूर खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुए और बलबन का बड़ा पुत्र मोहम्मद खां वीरगति को प्राप्त हुआ। बलबन ने अपने पुत्र को शहीद की उपाधि दी थी। और क्या किया था, पहला पॉइंट तो ये हो गया, फिर दूसरा ये होना चाहिए, तीसरा ये होना चाहिए, चौथा ये,
ठीक है, तो एक क्रम से मैंने नहीं पढ़ा है फिर भी। तो पहला इसने भी सीमा विभाजन कर दिया अपने दोनों पुत्रों में। फिर दूसरा काम किया, किलों की श्रृंखला का निर्माण किया। मंगोल आक्रमणों से साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बलबन ने उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मजबूत किलों की एक श्रृंखला का निर्माण करवाया। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पे किलों का निर्माण करवा दिया, जिससे मंगोल आक्रमणकारी वहीं पे रुक जाएं, और उन किलों पर सैनिकों की नियुक्ति कर दी। फिर दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा मैंने बताया ही कि शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। और चौथा पॉइंट यह है, व्यक्तिगत शोक और राजसी गरिमा। जब शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई, बलबन पूरी तरह टूट गया और एकांत में फूट फूट कर रोता था, लेकिन दरबार में वह अपनी गंभीरता और राजसी गरिमा को बनाए रखता था। मतलब दरबार में वह नहीं दिखाता था कि मैं दुखी हूँ। अंदर से तो बलबन टूटा हुआ था, क्योंकि उसका बड़ा बेटा शहीद हो गया था, लेकिन बलबन जो है दरबार में जब जाता था, बैठता था, तो वहाँ पे वो नहीं दिखाता था कि मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। वहाँ पे एकदम मतलब अपने शासक की भूमिका में, सुल्तान की भूमिका में राजसी गरिमा की तरह व्यवहार करता था। अब बात करते हैं विद्रोहों का दमन। बंगाल से बुंदेलखंड तक बहुत सारे विद्रोह हुए बलबन के समय में। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे, बंगाल का एक शासक था तुगरिल खां। इसने 1279 में विद्रोह कर दिया। बंगाल का सूबेदार था तुगरिल खां। इसने विद्रोह करके स्वयं को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया बंगाल का, और मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर दी। ये जो तुगरिल खां था, इसने, ये वहाँ का एक सूबेदार था, एक मतलब इक़्तिदार की तरह होता था, और ये बलबन के अधीन ही कार्य करता था। लेकिन इसने क्या किया, स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। क्योंकि बंगाल दिल्ली से बहुत दूर था, तो इसने क्या किया, स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और अपने आप को मुगीसुद्दीन की उपाधि प्रदान की। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सिक्के चलवाए, और बलबन स्वयं अपने पुत्र बुगरा खां के साथ बंगाल गया और विद्रोहियों का क्रूर तरीके से दमन किया। अंततः मुकदिर ने तुगरिल खां को मार दिया। यह एकमात्र विद्रोह था जिसे बलबन ने दिल्ली के बाहर जाकर दबाया था। तो बलबन जो है अपने पुत्र के साथ जाता है, बुगरा खां के साथ। फिर दूसरा विद्रोह कटेहर का होता है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में था। यहाँ पर हिंदू विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने अत्यंत कठोर नीति अपनाई और 9 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को कत्ल का आदेश दिया। यह क्रूर कदम विद्रोह की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाया गया था। मतलब विद्रोह पुनः ना हो, इसलिए बलबन ने यह कदम उठाया था। तो याद रखिएगा, कटेहर विद्रोह बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास हुआ था, और बलबन ने क्या आदेश दिया कि 9 वर्ष के ऊपर के जितने भी पुरुष हैं उन सभी को मार डाला जाए। फिर तीसरा है मेवात और दोआब का विद्रोह। बलबन के समय मेवात यानी राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का एक जिला है अलवर, वहाँ मेवात पड़ता है। तो मेवात, दोआब का मतलब गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। अवध और कटेहर हिंदू विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। यहीं पे लोग विद्रोह करते थे। दिल्ली के आसपास बसे लुटेरे मेवों का भी दमन करने के लिए बलबन ने जंगलों को कटवाया। ये जो मेवाती थे या फिर जो विद्रोही होते थे, ये जंगलों में छिप जाते थे विद्रोह करके। यानी जब विद्रोह का दमन करने सेना जाती थी तो ये लोग जंगलों में छिप जाते थे। तो बलबन ने क्या किया, दिल्ली के आसपास के सभी जंगलों को कटवा दिया और गोपालगिरी में दुर्ग बनवाया। दिल्ली को चारों कोनों से यानी भोजपुर, पटियाली, कंपिल और जलाली में मजबूत किले बनवाए। यानी दिल्ली को चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया। फिर है दलकी मलकी विद्रोह का दमन। याद रखिएगा, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जब बलबन उलूग खां के रूप में कार्यरत था तो उसने दलकी मलकी के विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया था। यह घटना बलबन की सैन्य कुशलता और निर्णायक कार्रवाई की क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो ये याद रखिएगा, दलकी मलकी विद्रोह किसके समय का है, बाबर के समय का है, और बलबन के समय का है, और बलबन ने इसका विद्रोह किया था, इस विद्रोह का दमन किया था। बलबन का दरबार साहित्य और संस्कृति का केंद्र। अब बहुत सारे कवि विद्वान बलबन के दरबार में रहते थे। बलबन के दरबार में साहित्य और कला का विशेष स्थान था। महान कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी
ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय में प्रारंभ किया था। शहजादा मोहम्मद वही था जिसकी मृत्यु हो गई थी मंगोलों के साथ लड़ाई करते हुए। अमीर हसन देहलवी उच्च कोटि का गज़ल लेखक था। अमीर हसन देहलवी जो था ये उच्च कोटि का गज़ल लेखक था, जिसकी काव्य प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि उसे भारत का सादी कहा जाता था। भारत का सादी कहा जाता था? अमीर हसन देहलवी को, जो बलबन के समय एक गज़ल लेखक था। अमीर खुसरो की तरह अमीर हसन भी प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो याद रखिएगा, ये जो अमीर हसन देहलवी है ये भी निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, जैसा कि अमीर खुसरो है। यह तथ्य उस समय के दरबारी संस्कृति और सूफी आध्यात्मिकता के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। बलबन ने फारसी के महान कवि शेख सादी को भी अपने दरबार में आमंत्रित किया था, किंतु अपनी वृद्धावस्था के कारण वे दिल्ली नहीं आ सके। यह आमंत्रण बलबन की साहित्यिक अभिरुचि और फारसी संस्कृति के प्रति उसके आदर को प्रदर्शित करता है। बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्र मुग्ध रखता था। ये किसने कहा है? के.एम. निजामी ने कहा है। के.एम. निजामी ने बलबन के बारे में क्या कहा कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था, यानी बहुत अच्छा एक्टर था, जिसने अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्र मुग्ध रखा है। तो ये के.ए. निजामी ने कहा। फिर बर्नी ने क्या कहा? बलबन एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर वह सुल्तान बन गया। खान का मतलब क्या होता है? सरदार। ठीक है, इतना याद रखिएगा, खान मतलब सरदार। तो ये बर्नी ने कहा है। फिर है बलबन के शासन की विशेषताएं और ऐतिहासिक मूल्यांकन। तो सुदृढ़ीकरण का युग कब कह सकते हैं बलबन के युग को? इतिहासकार हबीबुल्लाह ने बलबन के शासनकाल को सुदृढ़ी का काल कहा है। ठीक है, कौन से इतिहासकार हैं? हबीबुल्लाह। इन्होंने बलबन के काल को क्या कहा है? सुदृढ़ीकरण का काल कहा है। विशाल सेना होते हुए भी बलबन ने मंगोल आक्रमण के लिए निरंतर भय के कारण सीमा विस्तार का प्रयास नहीं किया। इतनी बड़ी सेना थी, सोचिए बलबन की, फिर भी इसने साम्राज्य विस्तार नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके समय में लगातार जो है मंगोल आक्रमणों का भय बना था, तो उन्हीं से निपटने में लगा रहता था, तो सीमा विस्तार कैसे करेगा? तो उसकी नीति रक्षात्मक थी। उसने साम्राज्य को मजबूत करने पर ध्यान दिया, विस्तारित करने पर नहीं। फिर अभिनय कला में निपुणता। के निजामी के अनुसार बलबन एक उत्कृष्ट अभिनेता था, जो अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की तरह मंत्रमुग्ध कर लेता था। उसने राजसी गरिमा और प्रभुत्व को एक कला के रूप में प्रस्तुत किया, यानी एक अभिनेता की तरह था, एक्टर की तरह था। कैसे एक्टर की तरह था? जैसे जब इसके बेटे शहजादा मोहम्मद की मृत्यु होती है तो अंदर से टूट जाता है, बहुत दुखी होता है, अंदर से रोता भी है, लेकिन जब गद्दी पर बैठता, सिंहासन पर बैठता है, तो एकदम जो है सुल्तान की भांति रहता है, वहाँ पर अपनी भावनाओं को एकदम कंट्रोल कर लेता है। तो इसका मतलब ये एक अभिनेता था। निरंकुश राजतंत्र का समर्थक। तो बलबन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। अपने पुत्र बुगरा खां से इसने कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। यह कथन उसके शासन दर्शन को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। बलबन की मृत्यु एक युग का अंत, शोक और सम्मान। तो इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिरों पर धूल फेंके। उन्होंने 40 दिन तक बिना बिस्तर के ज़मीन पर सोकर शोक व्यक्त किया। यह घटना बलबन के व्यक्तित्व के प्रभाव और उसके प्रति अमीरों की श्रद्धा को दर्शाती है। तो ये याद रखिए कि जब बलबन की मृत्यु हुई तो उसके जो सहयोगी थे, अमीर थे, जो उसके शासन प्रशासन में सहयोग करते थे, उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए, दुख में अपने सिरों पर धूल फेंकी, 40 दिनों तक बिस्तर पे नहीं लेटे। तो ये सब जो है दुख में उन्होंने किया, बलबन के प्रति एक प्रकार से श्रद्धा को व्यक्त किया, वफादारी को व्यक्त किया। उत्तराधिकार की जटिलताएं। बलबन ने अपने पुत्र कै खुसरो को उत्तराधिकारी चुना था। ये पौत्र था, ठीक है, पौत्र। किंतु उनकी मृत्यु के बाद उसका आयोग पौत्र कैकुबाद, ये बुगरा खां का पुत्र था,
सुल्तान बना। यह निर्णय साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ और शीघ्र ही गुलाम वंश का पतन हो गया। अब देखिए, बलबन के 2 पुत्र थे, मैंने बताया था, ठीक है। बलबन के 2 पुत्र थे, एक थे शहजादा मोहम्मद और एक था बुगरा खां। पहला शहजादा मोहम्मद, दूसरा बुगरा खां। तो जो शहजादा मोहम्मद का पुत्र था वो कै खुसरो था। कै खुसरो कौन था? कै खुसरो ये शहजादा मोहम्मद का था बेटा। इसी को बलबन ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो अमीर जो है उसके आदेश की अवहेलना करके किसको बना देते हैं? बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को शासक बना देते हैं, ठीक है। बलबन का दूसरा पुत्र बुगरा खां बंगाल की सूबेदारी से संतुष्ट रहा और दिल्ली की गद्दी के लिए कभी प्रयास नहीं किया। इस आत्मसंयम ने उसे इतिहास में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। अब चूंकि बुगरा खां तो जिंदा था लेकिन वो नहीं आया बंगाल से, वो भाई बंगाल में ही रह गया, बंगाल में ही शासन करता रहा। तो बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। गुलाम वंश का अंत, षड्यंत्र और हत्याओं का दौर। तो कैकुबाद शासक बन गया, मैंने बताया। सुल्तान बनने के बाद कैकुबाद अयोग्य और विलासी साबित हुआ। उसके शासन प्रशासन में अव्यवस्था फैल गई, साम्राज्य कमजोर हो गया। तो जो है कैकुबाद को उसकी हत्या करवा दी गई। अब कैसे करवाई गई आगे अभी बताया गया है, फिलहाल ये जानिए। मैंने बताया कि बलबन जो था उसने कै खुसरो को नियुक्त किया था उत्तराधिकारी, लेकिन अमीरों ने क्या किया? कै खुसरो की हत्या करवा दी। मोहम्मद खां के पुत्र कै खुसरो को दिल्ली का दादवेग निज़ामुद्दीन सुल्तान नहीं बनने देना चाहता था। उसने कैकुबाद से कै खुसरो की मंडोली में हत्या करवा दी, ठीक है। तो कै खुसरो की हत्या हो गई, जो कि उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाने वाला था बलबन के अनुसार। और सुल्तान कौन बन गया? कैकुबाद। कै खुसरो को मार डाला गया, सुल्तान कैकुबाद बना है। अब कैकुबाद का भी अंत होता है। कैकुबाद को लकवा हो गया। तुर्क अमीरों ने इसका एक पुत्र था छोटा सा, शमसुद्दीन क्यूमर्स, इसको गद्दी पर बैठा दिया। बाद में तरकेश ने लकवाग्रस्त कैकुबाद को यमुना नदी में फेंकवा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। बलबन की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले बलबन ने कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन कै खुसरो की हत्या करा दी गई अमीरों के द्वारा और कैकुबाद को बना दिया गया सुल्तान। अब कैकुबाद को लकवा हो गया, फालिस मार गया, तो इसको जो है यमुना नदी में फिकवा दिया गया। और कैकुबाद का एक पुत्र था क्यूमर्स, इसको जो है सुल्तान बना दिया गया। छोटा सा, कम उम्र थी इसकी। तो जलालुद्दीन खिलजी इसका संरक्षक बना एक प्रकार से। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जो आरिज़ ममालिक था, सेना मंत्री था, उसने कैकुबाद और क्यूमर्स दोनों की हत्या कर दी और इस कृत्य से गुलाम वंश का अंत हो गया और खिलजी क्रांति का सूत्रपात हुआ। यानी ये जो कैकुबाद की हत्या कराई थी वो किसने कराई थी? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने। और फिर कैकुबाद के पुत्र क्यूमर्स को बैठा दिया और क्यूमर्स की भी हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने गुलाम वंश का अंत कर दिया और खिलजी वंश की स्थापना कर दी, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैंने बता दिया कैकुबाद, कै खुसरो, क्यूमर्स कौन थे, इनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं बलबन की ऐतिहासिक विरासत, मूल्यांकन और निष्कर्ष। प्रशासनिक सुधारों में योगदान। बलबन ने एकता प्रणाली में सुधार किया, गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की, केंद्रीकृत प्रशासन के माध्यम से दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया। सुधार भविष्य के शासकों के लिए आधार बने। जो उसने सुधार किए वो आने वाले शासकों के लिए आधार बने। फिर है सैन्य और सुरक्षा नीति। मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए रक्षात्मक नीति अपनाई। सीमा पर किलों की श्रृंखला, विद्रोहों का निर्मम दमन उसकी सैन्य रणनीति के महत्वपूर्ण पहलू थे। और क्या किया? राजसी गरिमा का प्रतिष्ठापन। बलबन ने सुल्तान के पद को दैवीय प्रतिष्ठा प्रदान की और राजसी गरिमा को स्थापित किया। उसने दरबारी शिष्टाचार और प्रोटोकॉल को महत्व दिया, जिससे सल्तनत की प्रतिष्ठा बढ़ी। यानी सिजदा पैबोस को लागू किया था। सिजदा मतलब झुक के प्रणाम करना, पैबोस का मतलब पैरों को चूमना। इससे क्या हुआ? सुल्तान की पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा बढ़ी। लोगों के अंदर डर एक प्रकार से आ गया, भय आ गया।
साहित्य और संस्कृति संरक्षण। अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे महान कवियों को संरक्षण देकर बलबन ने फारसी साहित्य और संस्कृति को संरक्षण दिया, प्रोत्साहन दिया। उसका दरबार साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र था। तो ये सारी चीज़ें बलबन के बारे में हैं। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। बलबन का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उसने न केवल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की बल्कि शासन के सिद्धांतों को भी परिभाषित किया। यद्यपि उसकी कठोर नीतियों की आलोचना की जाती है, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों में उसके निर्णय साम्राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक थे। बलबन की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का शीघ्र पतन हो गया, जो यह सिद्ध करता है कि उसका व्यक्तित्व और नेतृत्व ही साम्राज्य का शक्ति का मूल स्रोत था। तो जब तक बलबन था तब तक गुलाम वंश शक्ति की प्रकाष्ठा को प्राप्त करता रहा, लेकिन जैसे बलबन की मृत्यु हुई तुरंत जो है गुलाम वंश का अंत हो गया। तो ये रहा गुलाम वंश पूरा का पूरा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग खिलजी वंश की शुरुआत करेंगे और उसको भी ऐसे 6-7 पार्टों में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।